वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 6 मई 2020 है और दिन है वेंसडे। दिन की शुरुआत करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। वाइज मैन डोंट नीड एडवाइस। जो समझदार होते हैं उनको सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, और जो मूर्ख होते हैं उनको आप कितनी भी सलाह दे दीजिए, राइट, कितनी भी टिप्स और हिंट्स दे दीजिए, वो कभी मानेंगे ही नहीं। So this is a big difference between wise men and fools. इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी IQ ने स्मार्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है ये स्मार्ट कोर्स। प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। पेमेंट की बात करें तो EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और ज़्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड अवर मोबाइल एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल फ़ोन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर टोटल 6 आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं दरबार मूव। ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है दरबार मूव। तो इसका मतलब क्या है बताइए, व्हाट इज दरबार मूव। आज का पहला आर्टिकल है इट्स टाइम फॉर ए वर्चुअल जुडिशरी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी हमने वर्चुअल जुडिशरी या फिर ई जुडिशरी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। कोविड-19 जो है इसने हमें बहुत सारे नए इनोवेशंस भी करना सिखाया है। बहुत सारे काम जो पहले हम ऑफिस में जाकर करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको लिए हम बाहर जाते थे, आज वे सारे काम जो हैं वो हम ऑनलाइन करने लगे हैं। और क्यों ना कर पाएँ, क्योंकि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और बहुत सारे ऐप्स जो हैं जिनका हम इस्तेमाल नॉर्मली इतना ज़्यादा मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि इस्तेमाल नहीं करते, ऐप का इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन पेमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले पेट्रोल पंप्स में और बहुत सारी जगहों पर कैश ही देते थे। एक पुरानी आदत थी। मोबाइल फ़ोन था, स्मार्टफोन था, पता था कि आप QR कोड से पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो पुरानी आदत थी वी यूज्ड टू पे इट इन कैश। लेकिन अब लोग जो हैं वो दूसरों के पैसों को भी टच करना नहीं चाहते। वो एक घबराते हैं कि उसमें भी कोरोना वायरस ना मिल जाए, मीन्स उनको ना हो जाए, तो कोविड-19 ना हो जाए। तो मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग दिस ऑनलाइन पेमेंट मेथड। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो अब वक्त आ चुका है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है उसको बहुत सारी कंपनी जो हैं वो सीरियसली इसको कंसिडर करेगी। बहुत सारा काम जो है वो अब आजकल लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आपके लिए एक दूसरा प्रश्न है, 5 बेनिफिट्स बताइए वर्क फ्रॉम होम के। राइट, ये क्रिएटिव बेनिफिट्स होने चाहिए। टाइम बचेगा, मनी बचेगे, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई वांट टू सी सम क्रिएटिव, प्रैक्टिकल कुछ क्रिएटिव बताइए कि क्या इससे फॉर एग्जांपल सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पर काम करेंगे, घर पर बैठकर काम करेंगे, तो सोसाइटी को, समाज को क्या इसका फ़ायदा होगा, ये बताइए। तो ऐसे 5 पॉइंट्स मैं देखना चाहता हूँ। सबसे क्रिएटिव जो अपने 5 पॉइंट्स लिखेंगे तो उनको मैं पर्सनली उनका नाम लेकर उनके आंसर्स को लाइक करूँगा, राइट, एंड आई विल टेक देयर नेम मे बी टुमारो। कल के लेक्चर में उनका नाम भी लूँगा मैं। तो आई विल गो थ्रू योर आंसर्स टुडे। अब जुडिशरी की बात करें तो हमारे देश में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, समवेयर अराउंड 3.2, यानी कि 3 करोड़ 20 लाख जितने, 3.2 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख जितने केसेस जो हैं हमारे देश में अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। शायद इसी वजह से बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। उनको पता है कि अगर किसी को छुरी मार दी, किसी को लाफा मार दिया, किसी के साथ कोई ऐसी हरकत कर दी तो कुछ नहीं होगा। क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको पता है, छोटी नहीं लेकिन इनफैक्ट बड़े बड़े केसेस में भी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही दुखद बात है कि कई बार जो महिलाएं हैं उनकी कोई छेड़खानी करता है, और ये सारे केसेस जो हैं मीन्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है महिलाएं रिपोर्ट नहीं कर पाती। उनका कसूर नहीं है, पूरी सिस्टम ही ऐसी बन चुकी है कि वो अगर रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो लोग उनके ही बारे में बातें करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो तो दर्ज ही नहीं होते, और जो केसेस रजिस्टर हुए हैं तो वो सालों से पेंडिंग हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम बहुत ही पीछे हैं, या फिर आज भी इतना ज़्यादा बिजनेस हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी एक मेन रीज़न है
कि कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट बहुत ही वीक है हमारे देश में, और इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। उनको पता है कि यहाँ पर एक तो उनके साथ चीटिंग होना बहुत ही ईजी है, अगर किसी ने उनको चीट कर लिया तो फिर वो जाएंगे कोर्ट में तो 5-6 साल लग जाएंगे, तो उनका वक्त, एनर्जी और प्रॉफिट करने के लिए जो बिजनेस वो यहाँ पर करना चाहते हैं वो प्रॉफिट नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान और हेडेक हो जाएगा। तो केसेस भी बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसके बारे में सोचें। वर्चुअल जुडिशरी जो है ये, इसको हमें सीरियसली और सिंसियरली इसके बारे में सोचना चाहिए, जुडिशरी को सोचना चाहिए। हमारे देश में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो चाहेंगे तो ये चीज़ डेफिनेटली हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में टैक्स केसेस, रेवेन्यू केसेस के बारे में भी बात बताई है, और पूरा एक चैप्टर इसको लेकर है, पेंडेंसी ऑफ टैक्स केसेस एंड रेवेन्यू केसेस, जो मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसके साथ ही जुड़ी हुई ये एक मैटर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोसली अंडर यूटिलाइज। हमारे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जनरली सरफेस लेवल पर हम ये बात करेंगे कि हमारे यहाँ पर जजेस कम हैं। हाँ, जजेस कम हैं, हमारे पास डेडिकेटेड कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। टू एन एक्सटेंड यस, हाँ, टू एन एक्सटेंड इतने सारे मीन्स हमारे पास बिल्डिंग्स, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग्स की कमी है, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो हम 100% नहीं कर रहे हैं। जो हम कहते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, वो नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो है पुराना काम करने का तरीका, राइट। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स और ऐसे दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो दिन में अपनी जो पूरा दिन है उसमें हाफ डे ही वो काम करते हैं। तो कितना ज़्यादा, मीन्स एक दिन में अगर वो डबल शिफ्ट भी नहीं, पूरा अगर अपना काम कर ले तो भी डबल कैपेसिटी, जो भी फ़िलहाल कर रहे हैं उसकी डबल हो जाएगी उनकी कैपेसिटी। फिर क्रिसमस और समर वेकेशंस होते हैं कोर्ट्स में। जजेस जो हैं उनके परफॉर्मेंस और उनकी एफिशिएंसी के ऊपर उनका राइज नहीं होता है, राइज इन द सेंस के वो अकाउंटेबल नहीं है, एफिशिएंट हैं या नहीं है, परफॉर्मर हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर, राइट। जो एक लेडर है उस हिसाब से उनका प्रमोशन और सारी चीज़ें चलती जाती हैं। बहुत सारे हमारे देश के लोग जो हैं वो लीगल कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते, यानी कि जो वकीलों की फ़ीस है, जो खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर लीगल प्रोसेस जो है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके साथ लॉयर्स भी फिज़िकली प्रेजेंट होने चाहिए। यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन कोर्ट में ऐसी भी चीज़ें होती है कि एक वकील जो हैं, एक जो लॉयर है उस केस के साथ जुड़े हुए, उनको किसी शादी में जाना है तो भी वो दिन जो हैं, वो जो केस है वो उस दिन पर एडजर्न किया जाता है, और बार बार फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स जो हैं ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर यह बताया है कि सारे पेपर्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो आप मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सबमिट कर दीजिए। जज जो हैं वो उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद वो अगर उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए देन ऑफ कोर्स ही कैन डिमांड एज वेल। मैं इसको एक और स्टेप ऊपर ले जाना चाहता हूँ। हम एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, फॉर्मेट यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप। आई एम जस्ट गिविंग यू वन, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि आपको केस फाइल करना है फॉर एग्जांपल, तो आप गए ऑनलाइन, एक मोबाइल ऐप है लेट्स से, और आपको केस फाइल करना है, तो आप कोर्ट का ऐप खोलिए, वहाँ पर आपको पूछेंगे डू यू वांट टू फाइल अ केस, वाई और एन। आपने कहा यस। फिर आएगा कि किस प्रकार का केस है, तो आएगा क्रिमिनल केस या फिर सिविल केस फॉर एग्जांपल। अगर आपको डाउट है कि सिविल और क्रिमिनल में क्या है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और उसमें भी ड्रॉप डाउन तो आपको सिलेक्ट करते जाना है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपको टाइप करना है, सिलेक्ट। तो ऐसी एक चीज़ हम डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को बिठाकर ये चीज़ हो सकती है, तो इट विल बिकम मोर ईजी। तो जज को अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो उसका भी एक चेक लिस्ट हो सकता है कि ये चीज़ें कि आपने ऐड की है, तो दिस विल बिकम मच मोर यूज़र फ्रेंडली, कोई भी इसका इस्तेमाल कर पाएगा। और इसकी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, जिससे कि जो लॉयर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, जजेस जो हैं उनको ट्रेन किया जा सके, और फ्यूचर में हम इंडिविजुअल्स को भी इस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं। तो वर्चुअली सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट केस है और आपके एडवोकेट किसी और जगह पर हैं, तो उनको एक टाइम पर आप फ़ोन के माध्यम से भी वो आर्ग्यूमेंट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो सबमिट कर सकते हैं। फिर दूसरे जो इसके फ़ायदे हैं वो हैं, ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा, राइट। जियोग्राफी एक बैरियर नहीं होगा। आप किसी भी देश का कोई भी केस जो है
वो ऑनलाइन ही है, तो कोई भी जज उसको हैंडल कर सकता है, कोई भी एक एक्सपर्ट। लेट्स से कि कोई टैक्स के साथ जुड़ा हुआ एक केस है, तो ये केस हैदराबाद का है, लेकिन अहमदाबाद के कोई ऐसे जज हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, तो वो केस उनको दिया जा सकता है। वो अहमदाबाद में अपने घर पर या फिर अपनी ऑफिस पर बैठकर भी इस पूरी चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को हम पर्टिकुलर जो केसेस हैं उसमें बिठा पाएंगे, उनको अलाइन कर पाएंगे, और इससे एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, स्पीड भी इम्प्रूव होगी, राइट। और ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो भी एक, उसकी जो स्पीड है वो भी मोशन में है। जस्ट इमेजिन कि अगर 70% जितने जो केसेस हैं वो अगर हम सॉल्व कर पाएँ, तो फिर एक समाज में कितना बड़ा बदलाव होगा, लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और ह्यूमन राइट्स और जो भी हमारे राइट्स हैं वो सारे राइट्स मीन्स हम जेन्यूनली डेमोक्रेसी को एंजॉय कर पाएंगे। एक बार पता चल गया लोगों को कि मिसबिहेव किया आपने या फिर ये चीज़ फॉलो नहीं किया। हम कई बार देशों के बारे में सुनते हैं इसराइट के, एक देश में फॉर एग्जांपल सिंगापुर में अगर आप च्युइंग गम भी कहीं पर थूकते हैं, देन इट विल लैंड यू अप इन जेल, आपको जेल हो सकती है 1-2 दिनों के लिए। और कम्युनिटी सर्विसेज कई जगहों पर हैं। कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि अगर आपने कचरा यहाँ वहाँ फेंका, तो भारत में क्या है कि आपने फेंक दिया, तो हाँ स्वच्छ भारत है, सारी चीज़ें हैं, करना गलत है, लेकिन उसकी कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर प्रूव हो गया कि आपने कचरा फेंका है, किसी ने आपका वीडियो जो है वो सबमिट कर दिया, ऑन द स्पॉट अगर आपको सज़ा मिलती है, लेट्स से फाइन दिया गया, और सज़ा में जेल में डालना नहीं है, जेल की जगह अगर उस व्यक्ति को ये बताया गया कि आप 1 हफ्ते के लिए हर रोज़ 2 घंटे के लिए रोड जो है उसको साफ़ करेंगे, तो ऐसी कम्युनिटी सर्विसेज अगर दी जाएगी तो लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों से बचेंगे। और लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए स्पीडी ये जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और एक आशा की किरण जो है वो है वर्चुअल कोर्ट्स। डियर फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, डेंजरस ड्रिफ्ट जो कश्मीर में हुआ, जिसके बारे में हमने बात की थी न्यूज़ आइटम के तौर पर, ये एक खबर थी, और आज इसके ऊपर एक एडिटोरियल है। हमारे टोटल 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हंदवाड़ा में, और ये 5 जो हैं ये हाईली स्किल्ड थे, मोटिवेटेड सोल्जर्स थे। इसमें कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल थे, मेजर थे, 2 दूसरे रैंक्स के थे, एक जो पुलिसमैन थे वो भी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के थे। तो इतने हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड सोल्जर्स जो हैं, उनको 2 ऐसे आतंकवादी जो हैं उनके साथ मुठभेड़ होती है और वो शहीद हो गए। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इनके नाम भी हैं। कर्नल आशुतोष शर्मा 21 राष्ट्रीय राइफल के थे, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लैंस नायक दिनेश सिंह, और जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी। ये हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। तो 2 ऐसे आतंकवादी जो एक काउ शेड में छुपे हुए थे, फिर मीन्स ये जो इसकी माइनर ऑपरेशन डिटेल्स हैं वो तो नहीं है, लेकिन इस एडिटोरियल में जो भी चीज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ पर वो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि काउ शेड जो है वहाँ से फायरिंग हो रही है। तो फिर वो एक वेंटेज पॉइंट यानी कि एक एडवांटेज के पॉइंट पर ये लोग जो हैं, हमारे सोल्जर्स जो हैं वो पहुँच जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ये जो आतंकवादी हैं वो इनके ही कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनको एग्जैक्टली पता था कि ये हमारे सोल्जर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? मुठभेड़ हुई और बाद में पता चला कि हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। पिछले 127 डेज में 55 टेररिस्ट को भारत ने हंट डाउन किया है। रफली अगर देखा जाए तो 2 दिन में एक ऐसे एनकाउंटर्स जो हैं वो होते रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज़ जो है एक लंबे टाइम से चलती आई है, और इस एडिटोरियल में ये बताया है कि न्यू दिल्ली यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इसके बारे में करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑफिस में बैठकर या फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वी कैनॉट डिसाइड एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा है। उनके चैलेंजेस जो हैं वो एक्सपर्ट्स यानी कि जो फील्ड पर हैं, जो आर्मी में हैं, जो पुलिस में हैं, वहाँ पर दे नो द रियलिटी वेरी वेल, राइट। एक थियरी पर बात करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और रियलिटी पर वहाँ पर होना दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। एंड आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव, हम सब मानते हैं कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस पर्सोनल हैं, हमारे जो आर्मी के जो लोग हैं, हमारे सोल्जर्स,
दे आर एक्सपर्ट्स, उनको काफ़ी ट्रेनिंग इसकी है, स्किल्स हैं उनके पास, राइट, काफ़ी सारा नॉलेज है इस सारी मुठभेड़ और इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इससे पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, उसमें 5 आतंकवादी थे और हमारे 5 इसमें कुछ पैरा ट्रूपर्स भी थे। पैरा ट्रूपर्स आर द इलीट फोर्स, यानी कि मीन्स उनको तैयार करना, मीन्स आप उनकी यूट्यूब में भी देखेंगे कि एक पैरा ट्रूपर बनना जो है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। 70 किलोमीटर्स या इतना कुछ आपको बैटल गेयर लेकर दौड़ना है और काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है आपको, एक यू आर लाइक अल्टीमेट फाइटिंग मशीन। और ऐसे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी वो शहीद हो गए एक मुठभेड़ में, तो दैट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न कि पाकिस्तान जो है वो किस प्रकार मीन्स आतंकवादियों को किस लेवल तक वो ट्रेन करने लगा है। ये अगर मीन्स ऐसा होता रहा देन दैट विल बी ए मैटर ऑफ मीन्स ऑफ कोर्स ये 2 इंसिडेंट्स जो हैं ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है। आई एम श्योर हमारी जो फोर्सेस हैं वो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेगी। फिर एक आर्टिकल है द मार्क ऑफ ज़ीरो, ये केरला के ऊपर है। क्वाइट इंटरेस्टिंगली केरला जो है इसने ये ग्राफ जो है इसका जो कर्व है इसको फ्लैट कर दिया है। 1 मई को केरला में 0 केसेस थे, फिर 3 मई को और 4 मई को भी केरला ने 0 नए केस रजिस्टर किए, तो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। काफ़ी गुड न्यूज़ है ये केरला और हमारे देश के लिए भी। केरला ने इसकी स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी काफ़ी एक अर्ली शुरुआत कर दी और टोटल केसेस भी देखिए केरला के हैं सिर्फ 499। इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि 499 में से 462 केसेस जो हैं वो रिकवर हो गए। इसमें एक एल्डरली कपल है, हस्बैंड जो थे उनकी एज है 93 और जो वाइफ है उनकी एज है 88, वो भी रिकवर हो गए। तो दैट्स एक बहुत ही आशावादी न्यूज़ मिल रहा है केरला से हमें, इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और फेटालिटी रेट जो है ये 0.6 है, वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों की ही मृत्यु हुई है। केरला ने सेंट्रल गवर्नमेंट की राह नहीं देखी। केरला में सबसे पहला केस भी हमें केरला में देखने को मिला था, इससे पहले भी हमने केरला के बारे में बात की थी। कुछ स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो केरला के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, हो सकता है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स, राइट। ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो मैं उसको फ़िल्टर ही करता, फ़िल्टर इन द सेंस कि कोई गलत बात जो होती है लॉजिकल नहीं होती है या फिर बायस्ड चीज़ें जो होती हैं, तो आई डोंट टेक ऑल दोज थिंग्स, राइट। जो एक मेरी समझ है इतने एक लंबे टाइम से करंट अफेयर्स का एनालिसिस मैं करते आया हूँ, तो एक आपके अंदर वो डेवलप हो जाता है। यू रीड द आर्टिकल और आपको पता चल जाता है कि ये जानबूझकर लिखा गया है, इसका प्रोपोगेंडा है कुछ इसमें, तो ये पता चल जाता है। और शायद नहीं लेकिन इसीलिए मैं कई बार दूसरे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कई बार बायस्ड आर्टिकल्स होते हैं और नॉट जस्ट इन हिंदू, ये हर एक न्यूज़पेपर में हो गया है अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो जो बेस्ट अब मेरी जो समझ है वो ये है, एक ऐसा वक्त था कि कुछ ब्रांड्स ऐसी थी कि आप इसी न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, इसी मैगज़ीन को फॉलो कीजिए, बट एक लंबे टाइम से एक दूसरी ट्रेंड भी आ चुकी है सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई एक न्यूज़पेपर नहीं, लेकिन आप जो बेस्ट आर्टिकल्स हैं, बेस्ट आर्टिकल्स इन द सेंस कि आपके सिलेबस के साथ कौन सा आर्टिकल मैच हो रहा है, सिलेबस में क्या है आपके, और आर्टिकल जो हैं वो अगर उस टॉपिक के ऊपर हैं तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंदू न्यूज़पेपर में सारे आर्टिकल्स आए तो सारे के सारे आर्टिकल्स आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर कोई भी न्यूज़पेपर में सभी आर्टिकल्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपको पिक और ड्रॉप करना आना चाहिए, और आई थिंक यही जो हम टीचर्स हैं उनका मेन जो काम है वो यही होना चाहिए कि एक फ़िल्टर के तौर पर जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर की जाए, आपको उसके बारे में पता चले। तो ये आर्टिकल कोई ऐसा नहीं है कि केरला के बारे में एक तरफी बात हो रही है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे आपने देखा ये नंबर्स देखें, तो ये नंबर्स जो हैं ये गलत नहीं है, ये राइट नंबर्स हैं। इससे पता चलता है कि ये कोई केरला के बारे में अच्छी बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पर हुई वही यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। हाउ केरला डिड सॉरी अबाउट दैट, ये जो सक्सेस उनको मिला उसके पीछे रीज़न ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उससे पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया था। केरला ने ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंटरटेनमेंट सेंटर्स, गैदरिंग्स और ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बैन लगा दिया था। रिलीजियस प्लेसेस पर भी ये अपील की थी लोगों को कि वहाँ पर जाना जो है
वो आप बंद कर दीजिए, राइट। और ये स्टेप्स की वजह से केरला जो है वो ये नंबर्स अचीव कर पाया है। केरला में आपको पता है कि हेल्थ सिस्टम भी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी रोबस्ट है। उनका जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों लेवल जो हैं हेल्थ केयर के, वो काफ़ी अच्छे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ऊपर से एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर, तो उनको अवेयर करना भी इजी है। और एजुकेटेड पब्लिक जितनी ज़्यादा होती है तो वो आपके स्टेप्स को भी ज़्यादा फॉलो करती हैं। तो ये कॉरपोरेट जो एक कोऑपरेशन है वो उनको लोगों से भी मिला, गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स उठाए, और जो एक सदी में, एक दशकों से वहाँ पर जो सोशल, सामाजिक जो क्रांति होती रही हैं, जो एक विकास वहाँ पर होता रहा है, तो ये सारी चीज़ों का रिजल्ट जो है वो हमें निपाह के टाइम पर भी देखने को मिला था और कोरोना वायरस के टाइम पर भी देखने को मिला है। और शायद इसी वजह से ये आर्टिकल में एक लास्ट लाइन जो है वो काफ़ी रेलेवेंट है कि यही सारे स्टेप्स जो केरला ने उठाए, यही सारे स्टेप्स अगर दूसरे स्टेट्स भी उठाएंगे तो रिजल्ट जो है वो अलग होगा। अगर आपके वहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी केयर अच्छी हैं तो भी केरला जितना रिजल्ट आप अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का कोऑपरेशन, लोगों, एजुकेटेड लोग, उनका बिहेवियर, उनका कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें, और गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप, तू मैं करने की बजाय ब्यूरोक्रेसी, लोकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल लीडर्स, ये सब मिलकर एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे थे, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट उनको देखने को मिला है। तो इससे पूरा देश जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। द केस फॉर ए ग्रेजुअल एग्जिट, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इन्होंने दो मॉडल्स बताए हैं, एक है मिटिगेशन और एक है सप्रेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन में ये है, मिटिगेशन रिफर्स टू मेथड्स टू रिड्यूस द नंबर्स इन्फेक्टेड एंड प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल, जो सबसे वल्नरेबल हैं, फॉर एग्जांपल एल्डरली लोग, राइट, बुजुर्ग, तो उनको प्रोटेक्ट करना, मिटिगेशन में उनको फोकस किया जाता है, सबसे वल्नरेबल को, बच्चे और बुजुर्ग और वे सारे लोग जिनको लेट्स से किसी को लंग के साथ जुड़ी हुई कोई बीमारी है, तो ये सारे वल्नरेबल होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए होम आइसोलेशन, के वो घर से बाहर ना निकलें, होम क्वारंटीन, ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सप्रेशन जो है, सप्रेशन एक प्रकार से थोपी गई चीज़ आप कह सकते हैं। सप्रेशन बेसिकली एक प्रकार से लॉकडाउन, नेगेटिव नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सप्रेशन जो है उसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, चाहे वल्नरेबल हैं नहीं हैं, ओवरऑल प्रिवेंशन, ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो, उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एक लॉन्ग टाइम, 12 से 18 महीने, 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स का वक्त जो है वो लग सकता है ये लॉकडाउन में। आई एम नॉट सेइंग कि इतना स्ट्रेच होगा, लेकिन एज पर दिस थियरी बाय इंपीरियल कॉलेज लंदन, उनका कहना है कि इतना एक लंबा वक्त आपको देना पड़ेगा, तब जाकर इसका एक प्रॉपर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 50% जितने लोग जो हैं उनकी जॉब्स या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम जो हैं वो ख़तरे में हैं। एंटोनियो गुटरेस का हमने एक आर्टिकल देखा था कि महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित हैं, इन द सेंस कि उनके ऊपर बर्डन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, फिजिकल वायलेंस और ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट, कंजर्वेटिव यानी कि एक बहुत ही मिनिमम अगर हम देखें तो भी ये बताया जाता है कि 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो आने वाले 2 सालों में उनके लिए, मीन्स अगर उनको आप लॉकडाउन में रखेंगे तो उनका जो पूरा जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी को फोकस करें। हर्ड इम्यूनिटी की लाइन की 60-70% पॉपुलेशन को अगर एक डिजीज़ हो गया तो फिर अपने आप लोग जो हैं वो इम्यून हो जाएंगे इससे। लेकिन अगर 1% भी, अगर लेट्स से 1% भी इसका फैटालिटी रेट है, तो अगर आप 6 लाख लोग जो हैं उनको ये हो गया, लेट्स से 1 लाख लोग को हो गया, राइट, तो उसका 1% है 1000, 6 लाख का हो गया 6000 लोग, तो क्या इतने लोगों को मरने दिया जा सकता है? हमारे देश की पॉपुलेशन आप देखिए और उसका 1% निकालिए तो करोड़ों लोगों को क्या हम मरने दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये एक बहुत ही रिस्की चीज़ है ये हर्ड इम्यूनिटी जो है। बेस्ट इज़ टू वेट फॉर वैक्सीन। इसके साथ जो क्रिटिक्स हैं वो 4 फैक्टर्स भूल गए हैं। इस आर्टिकल में ये बताया है कि एक तो है कि ये 1% जो है, नंबर ऑफ डेथ्स कैन बी ब्रॉट बिलो 1%। अगर हम सिर्फ मोस्ट वल्नरेबल जो हैं उनको बचा ले तो भी ये 1% से कम फैटालिटी रेट को हम ला सकते हैं। फिर लॉकडाउन जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती हैं। I'll tell you how।
बहुत सारे लोग जो हैं उनको अलग अलग डिजीज़ेस हैं, तो लॉकडाउन उनको टाइम पर सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, किसी को दवाई नहीं मिल रही है, किसी को किडनी के साथ जुड़े हुए इश्यूज़ हैं तो उनको मेडिकल केयर नहीं मिल रही है, तो ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरा है कि पेंडेमिक के बारे में ये बताया जा रहा है कि 2 साल जितना वक्त लग सकता है हर्ड इम्यूनिटी को होने में। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है उसके ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन में हम अचीव कर लेंगे, इट विल टेक 2 years टाइम, और धीरे धीरे लोग जो है वो मरते जाएंगे, तो दैट इज़ रिस्की थिंग। और फोर्थ जो है वो ये है कि वी डू नॉट नो द एक्चुअल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड, हमारे पास कितने लोग इन्फेक्टेड हैं उसका भी प्रॉपर आंकड़ा नहीं है, क्योंकि किसी भी देश के पास ऐसा कोई रिलायबल डेटा नहीं है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बताया है कि बेस्ट जो मेजर है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस में लें, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो सके उतनी करें। अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो वो क्वारंटीन में रहें, घर पर रहें, अगर घर से ही सारी चीज़ें हो सकती है तो घर पर रहें, जिनको केयर चाहिए तो उनको केयर दीजिए, यही सबसे एथिकल और इफ़ेक्टिव रास्ता है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी रिस्की है। फिर एक है पाथवेज टू ए मोर रेजिलियंट इकोनॉमी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इकोनॉमिस्ट फिलहाल प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी पूरी सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या होगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है मशीन और ह्यूमन बींग्स के बारे में। मशीन्स जो हैं उसको आपने एक बार बना लिया तो उनकी लेट्स से एक नए मशीन की कैपेसिटी है 100, जैसे वक्त बीतता जाएगा वो कैपेसिटी उसकी ड्रॉप होती जाएगी। ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका अलग है, ह्यूमन बींग्स की कैपेसिटी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। आज जो हमें पता है कल हमें उससे ज़्यादा पता होगा, आज जो हम कर सकते हैं होपफुली कल उससे हम कुछ अच्छा और ज़्यादा कर पाएंगे, तो हमारी कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जनरली हमें पता होता है लेकिन इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। इस आर्टिकल में ये बताया कि हमें 7 ऐसे बड़े बदलाव हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। एक है डी ग्रोथ, पूरा फोकस जीडीपी के ऊपर, यानी कि क्वांटिटी के ऊपर, ज़्यादा पैसे कमाइए, ज़्यादा आपका देश जो है वो पैसे वाला होना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जीडीपी की वजह से ही सारी खुशियाँ आपको मिलेगी, आपकी एक सोसाइटी जस्ट होगी, दैट्स नॉट राइट। राइट, आपकी सोसाइटी के पास जो कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि 7-8 ऐसी चीज़ें जो हैं वो हर किसी के पास होनी चाहिए, तो जीडीपी का हाई रेट जो है वो गारंटी नहीं है कि सोसाइटी का डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी में इक्वली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो जीडीपी सिर्फ फोकस नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हाइपर ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात बताई है कि बाउंड्रीज जो हैं उसको कट कर दीजिए। हाँ, छोटे छोटे कुछ सब सिस्टम्स हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो ग्रो हो रहे हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन बाकी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, ताकि बेस्ट जो आइडियाज़ हैं, बेस्ट चीज़ें जो हैं वो हर एक देश तक पहुँच पाएँ। फिर एक है गवर्नमेंट इज़ गुड, जो बिजनेसेस ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट हर्डल के तौर पर काम करती है, आज वही सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप हमें बेल आउट कीजिए, यानी कि पैसे दीजिए वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वी नीड गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। फिर मार्केट इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, सारी चीज़ें मार्केट तय करे, दैट्स नॉट राइट। पैसे ही डोमिनेट करते हैं, जिनके पास पैसे हैं वो मार्केट मीन्स वही उनको जो चाहिए वो मिल जाता है, या फिर वो जो विश करते हैं वो उनको मिल जाता है, बिकॉज दे आर अफोर्ड टू पे द प्राइस, वो जो भी प्राइस हैं उस प्रोडक्ट की सर्विसेज की वो दे पाते हैं। तो सिर्फ यही सारे लोग मार्केट में क्या अवेलेबल हैं ये डिसाइड नहीं करने चाहिए। मार्केट में दूसरे लोगों की जो पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक इसका बेस्ट एग्जांपल है सिटीजन वेलफेयर एंड कंज्यूमर वेलफेयर। कंज्यूमर वेलफेयर यानी कि एक कंज्यूमर को चाहिए एक सुपर फास्ट कार, राइट, जो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सके। अब ये कार कितना पोल्यूशन प्रोवाइड करेगी डजेंट मैटर, लेकिन एक कंज्यूमर जो है उसको ये चाहिए, तो इसके लिए कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये हो गया कंज्यूमर वेलफेयर। लेकिन सिटीजन वेलफेयर क्या है? सिटीजन वेलफेयर, सिटीजन को चाहिए जस्टिस, डिग्निटी, सोशल हार्मनी, क्लीन एनवायरनमेंट। तो ऐसी कार्स जो हैं वो क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। तो कंज्यूमर वेलफेयर को साइड में रखिए, सिटीजन वेलफेयर के ऊपर फोकस कीजिए, ये एक बड़ा बदलाव होना चाहिए। फिर एक जो अंधाधुन कंपटीशन है जिसको रैट रेस भी कहते हैं, बच्चों को भी ये स्कूल में सिखाया जाता है कि फर्स्ट आना है। कंपनीज भी कॉम्पिटिटिव होने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है उसके ऊपर भी हमें एक ब्रेक लगानी चाहिए। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई नई चीज़ ढूंढी है तो हाँ, उसमें जो खर्च हुआ है
वो खर्च आपको मिल जाए, एक प्रॉफिट भी मिल जाए ताकि मोटिवेशन रहे, लेकिन इसका बेनिफिट हर एक को मिलना चाहिए ताकि सोसाइटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो। तो ये कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स हैं। और 2008 की बात करें तो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो उसका बेस्ट एग्जांपल यही होगा कि आपका एक व्हीकल है, आपका एक स्कूटर है, स्कूटर में फ्यूल ख़त्म हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब फ्यूल ऐड करेंगे, स्कूटर बैक टू नॉर्मल चलने लगेगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में यही हुआ था कि फ्यूल ख़त्म हो गया था, पैसे डालने से चीज़ें जो है वो बैक टू नॉर्मल होगी। कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ है उससे हमें पता चला कि हमारी सिस्टम जो है उसमें बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं। ये सारी चीज़ों को आज तक हमने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है और ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। वी हैव टू थिंक रेडिकली, एक नए एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए। तो सिर्फ पैसे इंजेक्ट करने से इस बार चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो जाएगी। आपके पूरे आपका जो व्हीकल है उसकी नई डिज़ाइन बनानी होगी। यही हमें कोरोना वायरस से सीखना है। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी के ऊपर एक ब्रेक लगी है, तो पहले जो ट्रेड एक्सपर्ट्स थे वो ट्रेड पॉलिसीज़ बनाते थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बनाते थे। अब आपको चाहिए कि सारे एक्सपर्ट्स जो है वो मिलकर ऐसी कोई एक चीज़ बनाए जो हर एक के लिए बेस्ट और परफेक्ट हो। तो इनोवेशंस हर एक लेवल पर, सोचने पे इनोवेशन, हमारी कंजम्पशन की पैटर्न्स के ऊपर इनोवेशन, पर्सनल प्रायोरिटीज में भी इनोवेशन चाहिए, गवर्नमेंट की थिंकिंग में इनोवेशन चाहिए। तो हर जगह पर हमें एक नए एंगल से सोचना होगा। देन वी हैव गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट, कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो रहा है, राइट। ये सुनकर हमें लगता है कि दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिला है। स्टार्टिंग में केस बाहर से आए, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों को कम्युनिटी स्प्रेड होने लगा। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मान लीजिए ए जो है उसको बी की वजह से कोरोना वायरस हुआ, तो हमें पता है कि बी ने ए को इन्फेक्ट किया है, लेकिन ए इन्फेक्ट हुए हैं और ए को पता ही नहीं है कि किसकी वजह से वो इन्फेक्ट हुए हैं। तो ये है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब बहुत सारी जगहों पर, इंदौर में एक जगह पर एक डॉक्टर थे, उनको कोरोना वायरस हो गया, राइट। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो लोकल हमारे होते हैं, फैमिली डॉक्टर टाइप, तो उनको हो गया। फिर दूसरा केस ऐसा इंदौर से आया, फिर कुरनूल से ऐसा केस आया, चेन्नई में एक न्यूरो सर्जन की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो ऐसे बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिले। और इस आर्टिकल में ये बताया है कि आपने कम्युनल या फिर कम्युनिटी स्प्रेड जो है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ऐसा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मीन्स ये सारे जो इंदौर के 2 केस, कुरनूल का केस है, चेन्नई का केस है, तो इसमें डॉक्टर्स को पता ही नहीं था कि उनको किस दर्दी की वजह से उनको ये कोरोना वायरस हुआ है। दूसरे भी ऐसे केसेस, मुंबई में भी एक ऐसा केस देखने को मिला। फिर 8 अप्रैल की बात करें तो जहांगीरपुर दिल्ली में 14 डॉक्टर्स और नर्सेस को कोरोना वायरस हो गया। फिर दिल्ली की बात करें तो 15 में से एक जो व्यक्ति हैं वो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। और इस आर्टिकल में बताया है कि समवेयर अराउंड मिड मार्च या फिर उससे पहले कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत जो है वो हमारे देश में हो चुकी है। तो ऐसा मान लेने से हम कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन हमारे देश में हो रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं तो इससे हमारा ऑनर जो है, हमारी जो गरिमा है, उसके ऊपर ठेस नहीं पहुंचेगी। इनफैक्ट हम और ज़्यादा केयरफुली काम करेंगे। और वे सारे डॉक्टर्स जो ये सारे जो डॉक्टर्स जिनको हुआ है, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो नॉर्मली इसलिए स्टार्ट की क्योंकि उनको लगा कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बता दिया होता टाइम पर कि ऐसा हो सकता है, तो वो और ज़्यादा प्रोटेक्टिव गेयर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते, और ज़्यादा प्रिकॉशंस रखते, और शायद वो आज हमारे बीच में होते। तो ये चीज़ जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के एविडेंसेस दिख रहे हैं कई जगहों पर, तो इसको हमें डिक्लेयर भी कर देना चाहिए। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। आज वक्त बिल्कुल नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे और ज़्यादा थे, लेकिन ऑफकोर्स आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये न्यूज़ आइटम्स जो हैं उनको आपको थरोली पढ़ना ही है। तो ये सारे न्यूज़ आइटम्स को आप पढ़ लीजिएगा, राइट। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।